हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बड़ी जरूरी बात करने वाले हैं। बहुत सारा इसके बारे में आपके मन में डाउट रहता है, बहुत सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि व्हाट आफ्टर बीएड। बीएड हमने कर ली है, इसके बाद हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम एमए करें, हम एमएड करें, या फिर हम कोई नौकरी करें। मैं आपको डिटेल बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ क्या करना आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको वैरायटी ऑफ चॉइसेस दूंगा इसमें। आपके सारे डाउट जो भी इस बात को लेकर है कि बीएड के बाद क्या करें, वो सारे डाउट इस वीडियो में आपके दूर होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको मैं डिटेल में बताऊंगा सारा कि बीएड के बाद आज के टाइम पे 2023 में जब चीजें बदल गई है तो क्या करना आपके लिए जरूरी है, क्या आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने बीएड की, अगर आपने बीएड की है तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप टीच करना चाहते हैं। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, या तो आप स्कूल में पढ़ाएंगे या आप कॉलेज में पढ़ाएंगे। मतलब दो तरीके हैं ना, आपको या तो स्कूल टीचिंग करनी है या आपको कॉलेज में टीचिंग करनी है। तो बीएड के बाद स्कूल का तो आपका ऑप्शन खुल ही गया। अब अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, हालांकि उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बीएड ही करनी थी जब तक कि आप बीएड कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि उसके लिए आपको बीएड करनी जरूरी है। अदरवाइज आप अपनी एमए करके, नेट करके, पीएचडी करके भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं विदाउट बीएड। लेकिन अगर आपको बीएड कॉलेज में पढ़ाना है, टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, बीएड, डीएड, डीएलएड या फिर एमएड, तो फिर आपको बीएड करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मैं ये मानता हूँ कि बीएड में मोस्टली जो बच्चे आते हैं ना, उनकी आर्थिक स्थिति मध्यम स्तर की होती है, उससे भी कई बार नीचे होती है। मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसे बच्चे नहीं आते कि जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके घर वालों के पास बहुत पैसा है। तो सबसे पहले आपको देखना है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको अलाउ करती है रेगुलर स्टडी के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऑनलाइन टीचिंग भी होती है और ऑनलाइन टीचिंग में आप नौकरी के साथ साथ भी काम कर सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग पे बनाऊंगा आपके लिए, कि ऑनलाइन टीचिंग करके भी कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, उतना ही जितना आप नौकरी से कमाते हैं, बल्कि उससे ज्यादा। तो चलिए अभी हम उस ऑनलाइन टीचिंग को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड पे रखता हूँ, उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपकी रेगुलर स्टडी करने की कंडीशन है, अगर आपकी फैमिली कंडीशन अलाउ करती है रेगुलर स्टडी करना, तो फिर तो आप बीएड के बाद सबसे पहले अपने सब्जेक्ट में एमए कीजिए। आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसमें अपनी पीजी कंप्लीट कर लीजिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो समझिए। एक तो आप पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, डायरेक्ट आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। दूसरा क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट को कभी नहीं छोड़ना होता। भले आपका मन करे कि मुझे एमएड करना है, भले आपका मन करे कि मुझे पीएचडी करनी है, भले आपका मन करे कि मुझे बीएड कॉलेज में पढ़ाना है, वहां भी आपको अपने सब्जेक्ट की एमए चाहिएगी। आपको अपनी सब्जेक्ट की एमए को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। सब्जेक्ट की एमए आपके लिए बहुत जरूरी है, तो सब्जेक्ट में आप एमए कर लीजिए सबसे पहले। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, तो आप हिंदी में अपनी एमए जरूर कीजिए। और इसमें कंडीशन क्या है, अगर आपका रेगुलर करने का आपके घर की स्थिति है तो रेगुलर कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्टेंस से कीजिए बिंदास बिल्कुल। क्योंकि यूजीसी ने ये नियम दे दिया है कि भाई डिस्टेंस और रेगुलर, रेगुलर डिग्री हो आपकी या डिस्टेंस हो, अगर आपने यूजीसी के एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, मतलब यूनिवर्सिटी से अगर आपने की है, तो दोनों बराबर है आपकी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेगुलर की वैल्यू ज्यादा होगी। आप मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए, आज तक किसी ने किसी नौकरी में ये लिखा हुआ देखा है कि सिर्फ रेगुलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं? जिसने रेगुलर से एमए हिंदी की है वही अप्लाई कर सकता है, जिसने एमए हिंदी रेगुलर से नहीं की वो अप्लाई नहीं कर सकता। बताइए किसी सरकारी टीचिंग की नौकरी में आपने ये स्टेटमेंट लिखी हुई देखी है? प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकारी की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट वाले भी लिख नहीं सकते। भले आपको इंटरव्यू में बोलते हैं कि अच्छा आपने रेगुलर नहीं की, वो एक अलग बात है, वो इसलिए बोलते हैं कि आप नेगोशिएट कर लो थोड़ा सैलरी पे, क्योंकि वो आपके ऊपर थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं कि थोड़ा सा आप सैलरी कम मांगो, थोड़ा प्रेशर में काम करो कि अरे मेरी तो अभी रेगुलर नहीं है, बस मुझे नौकरी मिल रही है, वही बड़ी बात है। लेकिन मैं आपका ये वहम दूर करना चाहता हूँ कि आप रेगुलर से कीजिए, डिस्टेंस से कीजिए, मान्यता में, एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बराबर है। वो अलग बात है, रेगुलर करने का अपना बेनिफिट होता है कि आपको लाइव इंटरेक्शन का मौका मिलता है टीचर के साथ, बस इतनी बात है कि आप वहां से जल्दी सीखते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ लर्नर है तो डिस्टेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप कर सकते हैं। तो पहले आपको बीएड के बाद किस पर ध्यान देना है? पहला काम, अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसकी एमए पर ध्यान देना आपको। अपने मेन सब्जेक्ट की एमए कीजिए सबसे पहले। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप एक तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए अपने सब्जेक्ट में, आपका जो सब्जेक्ट था आपने उसमें एमए की, आप पीजीटी के लिए भी हो गए और आपका सब्जेक्ट का नॉलेज भी इंक्रीज हो गया। पहली बात ये। अब एमए आप कर रहे हो, अभी आज के टाइम पे आप दो डिग्री कर सकते हो, ये भी यूजीसी का रूल आ रखा है, इसका क्यों नहीं फायदा उठाते हो?
2 डिग्री का रूल आ रखा है ना, ड्यूल डिग्री आप कर सकते हो। तो आप अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ 2 डिग्री भी कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेमैन अप्रोच में, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए जो बीएड करता है। बीएड कर ली, एमए आपने कर ली सब्जेक्ट में। अब उसके बाद आप इसी सब्जेक्ट में, जो आपका सब्जेक्ट है, जब आप एमए करते हैं ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है, हम एमए करते करते नेट की तैयारी क्यों नहीं करते, बताइए। एमए का पूरा सिलेबस नेट में आता है। आपको एग्जाम तो देने हैं ना एमए के, एग्जाम आप देंगे, चाहे आप डिस्टेंस से है चाहे आप रेगुलर है, आपको एग्जाम तो देने हैं। थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको नेट के हिसाब से अपनी तैयारी क्यों नहीं करते आप। अगर आप साथ के साथ सब कुछ करते चले, मेरा मानना है बीएड करते करते आपका सीटेट हो जाना चाहिए। अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका स्टेट का टेट हो जाना चाहिए, एच टेट, या जो भी जिस भी स्टेट से, यूपी टेट। उसके बाद एमए करते करते आपका नेट हो जाना चाहिए भाई। भले आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल में आप पढ़ाओगे तो नेट को नुकसान करेगा, नुकसान थोड़ी करेगा। आपकी देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को कितना इंक्रीज करेगा, आपके जो आसपास के लोग हैं उन पे कितना बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई भले स्कूल में पढ़ा रहा है लेकिन इसने नेट कर रखा है। तो नेट कीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बीएड की, एमए, एमए के साथ आपको नेट की तैयारी, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया स्कूल का काम। ठीक है, और नेट कर लिया तो आप कॉलेज के लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी कर ली है आपने अपने सब्जेक्ट में, ये हो गया। अब आप, ये एक लाइन है इनके लिए बता रहा हूँ जो रेगुलर करना चाहते हैं, अब इसमें कहीं नौकरी नहीं आई। अभी मैंने कहीं नौकरी का जिक्र नहीं किया, मैंने बताया 2 कंडीशन होती है, एक वो बच्चे जो रेगुलर कर सकते हैं वो इस तरह कीजिए। अब जो वो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती रेगुलर करने के लिए, उन्हें क्या करना है, करना उन्हें भी सेम यही है। बस उन्हें क्या कर लेना है कि एम में जो है ये डिस्टेंस पे कर लेनी है, और जिनकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है वो रेगुलर कर लीजिए। काम उनको भी इतने करने हैं, बीएड करते करते सीटेट, एमए करते करते नेट पे फोकस, नेट पर ध्यान दीजिए। अब अगर आप नौकरी करते हैं एक, जिनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, घर की कंडीशन ऐसी है कि नौकरी करनी है हमें, वो एक नौकरी पकड़िए। नौकरी देखिए 2 तरह की है, या तो आप अगर सरकारी लग गई आपकी बीएड और सीटेट के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको 2 तरह के स्कूल मिलेंगे, एक जो सैलरी कम देते हैं, बर्डन भी कम देते हैं। एक जो सैलरी कम देते हैं, बर्डन बहुत ज्यादा देते हैं। एक जो सैलरी अच्छी देते हैं, बर्डन भी देते हैं अच्छा। तो अब आप इनमें से चॉइस कैसे करेंगे। आपका अगर टारगेट, आपका फाइनल एम प्राइवेट सेक्टर में सेटल होने का है, तो फिर आप उस कॉलेज, उस स्कूल को ढूंढिए जो सैलरी अच्छी पे कर रहा है, भले वो बर्डन भी देता हो, कम से कम पैसे तो है। तो उसे आप फोकस करके चलिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, काम भी देते हैं। अगर आपको यहीं सेटल होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टेम्परेरी है, ये बस एक मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, बस एक थोड़ी देर के लिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे लगना सरकारी है, तो आप ऐसा स्कूल ढूंढिए जहां पर आपकी सैलरी भी ठीक ठाक हो, काम भी ठीक ठाक हो। उसका फायदा क्या होगा, आप बचे हुए टाइम पे अपनी DSSS में, दिल्ली वाले बच्चों की बात, जो दिल्ली में भरना चाहते हैं उनकी, या आप स्टेट की जो सरकारी नौकरी आती है टीचिंग की, उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूँ, और बिल्कुल आपको मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, मैं बहुत ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिनका कैलिबर बहुत ज्यादा था, बहुत कैलिबर था उनका, लेकिन उन्होंने अपने सारे कैलिबर का जो है काम खराब कर दिया। अगर मैं बिल्कुल ब्लंटली बोलूँ तो सत्यानाश कर दिया प्राइवेट सेक्टर में अपने एनर्जी को खपा के। देखिए जब आप बीएड करके निकलते हैं ना, तो आपके अंदर एनर्जी होती है, आपको पढ़ाने का जुनून है, आपकी एज कम है, आपको अभी बहुत ज्यादा जीवन की टेंशन नहीं हुई, अभी आप कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। लेकिन 3-4 साल के बाद भैया नई जनरेशन आ जाएगी आपके सामने, तब आप क्या करोगे। 3-4 साल अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में बिना अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी किए, बिना अपने नेट पीएचडी पे ध्यान दिए निकाल दिए अगर, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इन नए बच्चों से compete नहीं कर पाओगे, और दूसरी बात आपके एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। और तीसरी बड़ी बात, एक बार अगर अकाउंट में सैलरी आनी शुरू हो जाती है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है उसे छोड़कर कोई काम करना। ये तो आप भी मानेंगे ना, एक बार अगर सैलरी आनी शुरू हो गई तो नहीं होता हमसे काम। तो इसलिए पहले ही आप ये डिसाइड करके चलिए कि मेरा अल्टीमेट एम है कि मैं सरकारी नौकरी पाऊं, या फिर मैं प्राइवेट में भी, मैं ये नहीं कह रहा सरकारी नौकरी ही जीवन है, प्राइवेट में अगर आपको अच्छे से सेटल होना है वहां भी सेटल हो सकते हैं ढंग का स्कूल देख के। लेकिन अगर आपको लगता है सरकारी नौकरी करनी है, तो सिर्फ आपके सोचने से नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी 2 साल तक कम से कम। क्योंकि सैलरी, आपकी सरकारी नौकरी में इतना गैप तो आ ही जाता है कि एक स्टेट में वैकेंसी आने में इतना गैप लग जाता है, तो आपको अप टू डेट रहना है। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब आप करेंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए या तो बढ़िया सा कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए जो तैयारी कराता है अप टू डेट, या कोई अच्छे सा ऑनलाइन आप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी मटेरियल ले लीजिए किसी अच्छी कोचिंग का। लेकिन ये छोड़िए मत बिल्कुल भी, नौकरी करते रहिए। मैं बता रहा हूँ आर्थिक स्थिति खराब है अगर घर की, अगर अलाउ नहीं कर पा रहे आप अपने आप को रेगुलर जाने के लिए, तो ये तरीका आपके लिए है। तो मैं अब तक हम क्या समझे, अब तक हम ये समझे कि 2 तरीके हैं हमारे पास बीएड के बाद, 2 तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि अगर हमारी स्थिति अलाउ करती है, अगर हमारी पारिवारिक स्थिति अलाउ करती है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं,
हम अपनी नौकरी कर सकते हैं, अपनी एमए कर सकते हैं रेगुलर। अगर देखिए आपने बीएड की, बीएड के बाद आपके पास दो चॉइस आ गई। एक वो आपकी पारिवारिक स्थिति अलाउ कर रही है, तो आप क्या कीजिए, रेगुलर से एमए कीजिए, पहले किसमें, अपने टीचिंग मेन सब्जेक्ट में, जो आपका मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन से लेके चल रहे हैं आप अपने साथ। अगर पारिवारिक स्थिति अलाउ नहीं करती, नौकरी कीजिए, पर डिस्टेंस से एमए कीजिए सेम अपने किसी मेन सब्जेक्ट में जो आपका मेन सब्जेक्ट है। साथ के साथ दोनों के लिए ये है कि वो नेट की तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट के मास्टर बने। इसका फायदा आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो आप देंगे, सरकारी नौकरी आप लगना चाहते हैं DSSB में कहीं भी, वहां भी फायदा फायदा देगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा, तो उसकी तैयारी कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी कोचिंग के, ये दोनों के लिए है, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी तैयारी के लिए, कोई यूट्यूब चैनल बढ़िया सा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल देख सकते हैं कोई बढ़िया सा किसी कोचिंग का। ये दोनों के लिए है, इसको साथ लेके चलिए। अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट नौकरी पाने का है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का है, अगर आपका सेटल होने का है प्राइवेट सेक्टर में, तो फिर आप कोई ढंग का स्कूल ढूंढिए जो अच्छी सैलरी पे करता है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया हमें ये करना है। अब कुछ आपका डाउट आता है कि हमें तो बीएड कॉलेज में पढ़ाना है, मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना भी रखी है। बीएड कॉलेज में पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड के बाद आपको एमए इन एजुकेशन या फिर एमएड करनी पड़ती है, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, मैं लिंक दे दूंगा उसका। इन दोनों में, दोनों बराबर है, दोनों में से फर्क इतना है, एमए एजुकेशन आप रेगुलर और डिस्टेंस दोनों पे कर सकते हो, एमएड सिर्फ रेगुलर होती है। यहाँ भी वही कंडीशन आ गई, अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो आप एमएड रेगुलर कर लीजिए, नहीं तो आप एमए एजुकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको अपने सब्जेक्ट की एमए चाहिएगी। तो मैं कहूँ, अगर आपको सिंपल भाषा में बीएड कॉलेज का रास्ता, बीएड में अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है, बीएड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, वहां का रास्ता थोड़ा 2 साल और लंबा हो जाता है एमएड की वजह से। जबकि आपको अगर अपने सब्जेक्ट के कॉलेज में पढ़ाना है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है किसी, तो आप बीएड के बाद एमए करके नेट करके उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे थे। यहाँ आपको एक और चीज करनी पड़ेगी साथ में, एमएड या फिर एमए इन एजुकेशन। तो ये दो चीज आपकी जो है, 2 साल आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं अगर आपको बीएड कॉलेज में पढ़ाना है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि अगर आप बीएड कर लेते हैं तो मेरी मानिए, आप टीचिंग फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, अगर आपको टीचिंग फील्ड में ही आपका अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपको लगता है कि हाँ मुझे टीचिंग ही करनी है, तो अपने सब्जेक्ट को कभी मत छोड़िए, भले आप बीएड कॉलेज में चले जाए। अपना सब्जेक्ट आपके साथ रहना चाहिए, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, जो भी है, अपना उस सब्जेक्ट में आपकी पीजी होनी चाहिए जरूर। ये डिस्टेंस से हो, रेगुलर से हो, यूजीसी बोल चुका है दोनों बराबर है। तो किसी की बातों में बताइए कि रेगुलर करेंगे तो ही वैल्यू है, नहीं। हाँ, नॉलेज की बात जहाँ तक है वो अपने पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस वाले बच्चे भी जेआरएफ कर लेते हैं, और रेगुलर वाले बच्चे भी नेट नहीं कर पाते कई बार। तो ये डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर, हम कैसे लर्नर हैं, हम कितना मेहनत करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमें जितना मुझे आपके डाउट आ रहे थे, जितना मुझे पता था कि आप ये चीजें आपके मन में रहती है, मैंने उतना कवर किया है। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ इसको। बीएड कीजिए, बीएड के बाद एक सब्जेक्ट में एमए कीजिए, जरूर रेगुलर कीजिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है, नहीं तो डिस्टेंस मोड पे कीजिए, उसके साथ साथ नेट की तैयारी कीजिए। नौकरी करते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती तो डिस्टेंस पे एमए कीजिए, और उसके साथ अपने स्टेट के जहां भी आपको नौकरी करनी है टीचिंग की, उसका सिलेबस निकालिए, उसके अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल का जुगाड़ कीजिए। यूट्यूब चैनल पर जाइए, अच्छे अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो उस तरह की तैयारी कराते हैं, और अप टू डेट रहिए। पता नहीं वैकेंसी कब आ जाए, आपको बता के नहीं आएगी। आप ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी मैं तब पढ़ूंगा, ये नहीं चलता। आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो ये कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। टीचिंग प्रोफेशन में आप जाइए और बच्चों का भविष्य बनाइए। थैंक यू वेरी मच।